दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं रंजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज मैं फिर हाजिर हूं क्राइम की एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाली स्टोरी लेकर, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है राजस्थान के धौलपुर जिले की। इसी जिले में एक थाना लगता है सैंपो थाना, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है दौनारी। और इसी गांव में रविकांत ठाकुर का परिवार रहता था। उसके परिवार में पिता सोरन सिंह और माता जी थी, पत्नी रजनी और 2 बच्चे भी थे। रविकांत पत्थर टाइल्स लगाने वाला दिहाड़ी मजदूर था, मगर वो बंगलौर में रहकर अपना यही काम करता था। महीने 2 महीने में 2-4 दिन के लिए अपने गांव आता रहता था। अभी इस समय वो बंगलौर से अपने गांव दौनारी आया हुआ था। उसके आने से माँ बाप, बीवी, बच्चे सभी बहुत खुश थे। एक दिन वो घर से ये कहकर निकला कि बाजार जाकर वो शाम तक वापस लौट आएगा। वो तो वापस लौट कर नहीं आया, लेकिन घर वालों को उसकी मौत की खबर मिलती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि रविकांत ठाकुर की हत्या किसने की और क्यों की। आइए जानते हैं पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। पूरी कहानी को देखें इस वीडियो में, और हाँ, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, ये बात दिसंबर 2025 की है। धौलपुर के सैंपो क्षेत्र में दौनारी नाम का एक गांव पड़ता है। इसी गांव का रहने वाला रविकांत ठाकुर, जो पेशे से टाइल्स मिस्त्री था। गांव में उसका नाम कम जाना जाता था, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी उसकी धौलपुर के दौनारी में नहीं, बल्कि वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर बंगलौर में बितता था। वहीं रहकर वो टाइल्स का काम करता था और मेहनत से वो अपने परिवार का खर्च चलाता था। दौनारी में उसका भरा पूरा परिवार है, माँ बाप, पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। गांव में पूरा परिवार साथ रहने से घर में खुशियों का माहौल बना रहता था। बस रविकांत की गैर मौजूदगी ही सबको खलती थी। घर परिवार की जिम्मेदारी ही उसे अपनों से दूर रखती थी, इसलिए महीनों बाद ही उसका गांव आना हो पाता था। जब भी वो परदेश से वापस आता था, घर में जैसे त्योहार सा माहौल बन जाता था। ऐसा ही कुछ हुआ 26 दिसंबर 2025 को, जब रविकांत साल के आखिरी दिनों में बंगलौर से अपने गांव दौनारी आया। बहुत दिनों बाद बेटा और पति घर आया था। बच्चों की आंखों में खुशी थी, पत्नी के चेहरे पर सुकून, और रिश्तेदार हालचाल पूछने के लिए जमा हो गए थे। परिवार में किसी प्रकार की कोई भी छोटी या बड़ी परेशानी नहीं थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। बस एक ही बात की कमी थी, जो अक्सर चुपचाप महसूस की जाती थी: पति और पत्नी के बीच की दूरी। पति रविकांत बंगलौर में पत्नी और बच्चे दौनारी में रहते थे। यही दूरी कभी कभी सवाल बनकर सामने आ जाता था। इन्हीं समस्याओं और बातों को लेकर पति पत्नी के बीच बातचीत होती थी कि आने वाले दिनों में या तो रविकांत दौनारी आकर यही सेटल हो जाएगा, या फिर पत्नी और बच्चों को अपने साथ बंगलौर ले जाएगा। इन्हीं सब बातों के बीच अगला दिन 27 दिसंबर 2025 का आया। उस दिन सुबह से ही घर का माहौल बिल्कुल सामान्य था। रविकांत बाजार जाने की बात कहकर घर से निकला। परिवार को लगा कि वो रोज की तरह थोड़ी देर में लौट आएगा। वो हमेशा ऐसे ही जाकर थोड़ी देर में लौट आता था, लेकिन उस दिन का समय कुछ अलग ही करवट लेने वाला था। बाजार जाने के बाद नहीं रविकांत वापस लौटा, और न ही उसका फोन लग रहा था। घर वालों को ना कोई सूचना मिलती है, ना कोई संदेश। यहां तक कि ये भी नहीं पता चला कि वो कहीं रुक गया है या किसी और जगह चला गया है। जब वो देर रात तक भी वापस नहीं लौटा तो घर वाले सभी परेशान हो गए। शुरुआत में घर वालों ने चिंता नहीं की। सभी यही सोचते रहे कि शायद किसी काम में लग गया होगा या किसी जान पहचान वाले से मुलाकात हो गई होगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, घर वालों की बेचैनी बढ़ने लगती है। शाम होने वाली थी, तब घर वाले रविकांत को फोन करना शुरू करते हैं। सबने कई बार फोन लगाया, लेकिन हर बार फोन स्विच्ड ऑफ ही बता रहा था। पहले तो परिवार को लगा कि शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, लेकिन घंटे दर घंटे बीत जाते हैं। रात भी काफी हो जाती है। अब चिंता डर में बदलने लगी थी। खासकर उसकी पत्नी रजनी बुरी तरह घबरा जाती है। उसका मन
किसी अनहोनी की आशंका से भरने लगता है। रजनी रिश्तेदारों और मिलने जुलने वालों से भी उनके यहाँ रविकांत के होने की बात पूछती है और गांव के लोगों से भी पूछती है। उसकी पत्नी रजनी सबको बताती है कि रविकांत सुबह से लापता है। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और रिश्तेदारों तक में फैल जाती है। सब लोग चिंतित हो जाते हैं। सभी ने मशविरा किया कि रविकांत के गायब होने की शिकायत अब पुलिस में जाकर लिखवा देनी चाहिए। इसी सोच विचार और कश्मकश में 27 दिसंबर 2025 की पूरी रात निकल जाती है। रविकांत के बारे में कोई ढंग से तो नहीं बता पाता। हर आहट पर यही लगता था कि रविकांत तो नहीं लौट आया। फिर सुबह होती है, घर वाले उसे दोबारा ढूंढने की तैयारी करने लगते हैं। फिर ये तय किया गया कि अब पुलिस के पास जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी जाए। लेकिन इसी बीच रविकांत के घर में कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस परिवार में एक अजीबो गरीब घटना होती है। सुबह होते होते घर में बेचैनी अपने चरम पर थी। पुलिस के पास जाने की तैयारी चल ही रही थी कि तभी घर के भीतर एक अजीब सी हलचल मच गई। ये हलचल किसी बाहर की खबर से नहीं बल्कि उस घर की बहू रजनी से जुड़ी हुई थी। रविकांत की पत्नी रजनी अचानक से चीखने और चिल्लाने लगी। उसकी आवाज में ऐसा आतंक था कि घर के सभी लोग घबरा गए। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि एकदम से उसे क्या हो गया। रजनी रोते चिल्लाते हुए कहने लगी कि उसे रात में सपना आया था। सपने में उसने देखा कि उसके पति रविकांत पर किसी ने हमला किया है। वो खून से लथपथ बेसुध हालत में कहीं गिरा पड़ा है। ये सुनते ही घर वालों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। कल से जो डर दिल में दबा हुआ था वो अब शब्दों में सामने आ चुका था। घर के लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस बात को कैसे लिया जाए। क्या ये सिर्फ एक बुरा सपना था या फिर सच में कोई ऊपरी साया, कोई अनदेखी शक्ति रजनी पर आ गई थी। गांव में ऐसी अंधविश्वासी बातों पर लोग जल्दी ही यकीन भी कर लेते हैं और उनकी बातों से डर भी जाते हैं। रजनी की हालत देखकर घर और गांव के लोग परेशान हो गए। अब सबने मिलकर रजनी से सवाल पूछना शुरू किया। उससे कहा गया कि अगर उसने सपना देखा है तो साफ साफ ये बताओ कि रविकांत कहाँ है, किस जगह पर है, उसको कैसे ढूंढा जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे सवाल बढ़ता गया रजनी का व्यवहार और भी अजीब होता चला गया। उसकी आवाज अब सामान्य नहीं थी। वो आंखें फैलाकर देखने लगी और उसकी आवाज अचानक बहुत ऊंची हो गई। वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि रविकांत पर हमला हुआ है, उसे किसी ने मार दिया है और वो शेरगढ़ के किले में है, हमें वहीं पर जाना होगा। ये सुनकर घर वालों के होश उड़ गए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। शेरगढ़ का किला ये नाम सुनकर सब सिहर उठे। गांव से दूर सुनसान और रहस्यमयी जगह थी वो। और सबसे बड़ी उलझन ये थी कि रजनी तो बराबर घर में ही थी। बीते दिन भी वो घर से बाहर नहीं गई थी। जब रविकांत बाजार जाने के लिए निकला था उससे पहले भी वो घर में ही थी। उसने कुछ देखा नहीं, किसी से कुछ सुना नहीं। फिर अगर रविकांत के साथ कोई अनहोनी हुई भी तो रजनी को इस बात की जानकारी कैसे हुई? घर वाले इस बात को लेकर और भी हैरान थे। रजनी की हालत, उसके शब्द और उसका बदला हुआ व्यवहार देखकर वे इस नतीजे पर पहुंचने लगे कि शायद ये सब सामान्य बातें नहीं हैं। सबको यही लगने लगा कि रजनी पर किसी आत्मा का साया आ गया है। कुछ लोगों के मन में ये डरावना ख्याल भी आया कि हो सकता है खुद रविकांत की आत्मा ही रजनी के शरीर के जरिए बोल रही हो, जैसे वो दुनिया को ये बताना चाहती हो कि उसके साथ ज्यादती हुई है और उसका कत्ल कर दिया गया है। फिर घर वालों ने रजनी से साफ साफ सवाल पूछना शुरू किया। उससे पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, रविकांत शेरगढ़ के किले में ठीक किस जगह पर है, उसने सपने में और क्या क्या देखा, और सबसे अहम सवाल यह था कि रविकांत पर हमला किसने किया था। जितने सवालों के जवाब रजनी दे पाती वो देती जा रही थी, लेकिन जैसे ही कोई ऐसा सवाल आता जिसका जवाब वो नहीं दे पाती तो उसकी हालत बिगड़ने लगती। वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती थी, बदहवाश हो जाती और बार बार पानी मांगने लगती। घर का माहौल और ज्यादा डरावना हो गया था। हर किसी के मन में ये डर बैठ चुका था कि कहीं सच में रविकांत की हत्या तो नहीं कर दी गई है। दूसरी तरफ सोचने वाली बात यह थी कि उसकी पत्नी रजनी पर आखिर
ऐसा कौन सा साया आ गया है। परिवार दोहरे डर और सदमे से जूझ रहा था। आखिरकार घर वालों ने एक फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि जब रजनी बार बार शेरगढ़ के किले का नाम ले रही है तो वहां जाकर एक बार जरूर देखना चाहिए। क्या पता कोई सुराग मिल जाए, क्या पता उनका बेटा वही कहीं पर हो। उम्मीद और डर दोनों को साथ लेकर उन्होंने शेरगढ़ जाने का निश्चय किया। परिवार के लोग और कुछ नाते रिश्तेदार इकट्ठा हुए। एक किराए की गाड़ी बुक करवाई गई। दौनारी गांव से सभी लोग भारी मन और कांपते दिल के साथ शेरगढ़ के किले की ओर रवाना हो गए, इस उम्मीद में कि वहां उन्हें अपने बेटे रवि कांत का कोई निशान मिल जाए। दौनारी गांव से शेरगढ़ किले की दूरी करीब 30 किलोमीटर थी। ये कोई आसपास का इलाका नहीं था, बल्कि काफी दूर और सुनसान रास्तों से होकर जाने वाला इलाका था। जब परिवार ने वहां जाने का फैसला किया तो उन्होंने रजनी से साफ साफ कहा कि उसे भी वहां साथ चलना होगा। वजह यह थी कि जिस तरह से वो सपनों और इशारों में बातें बता रही थी, अगर सच में कुछ है तो मौके पर जाकर वो सही जगह की ओर इशारा कर पाएगी। रजनी साथ चलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसकी हालत रास्ते पर सामान्य नहीं रही। कभी वो रोने लगती, कभी अचानक से हंसने लगती, कभी अजीब अजीब हरकतें करने लगती। सवाल पूछे जाने पर कुछ के जवाब देती और कुछ सवालों पर वो अचानक से चुप हो जाती थी, या फिर बेमतलब बहकी बहकी बातें करने लगती। गाड़ी के अंदर का माहौल भारी था। डर, संशय, उम्मीद और अनहोनी की आशंका सब कुछ एक साथ मौजूद था। इसी कश्मकश और असमंजस के बीच परिवार के लोग रजनी को साथ लेकर शेरगढ़ के किले के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने स्तर पर किले और उसके आसपास के इलाके में तलाश शुरू किया। किला और उसके चारों ओर का इलाका वैसे ही सुनसान और डरावना था। ऊपर से मन में पहले से ही एक अनजाना डर बैठा हुआ था। और फिर वही हुआ जिसका डर सबके अंदर दबा हुआ था। सबसे पहले उनकी नजर खून के कुछ छींटों पर पड़ी। जमीन पर पड़े खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। ये देखकर सबके चेहरे उतर गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मन में पहला ख्याल यही आया कि कहीं ये खून रवि कांत का तो नहीं है, लेकिन किसी का भी दिल इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। कोई कैसे मान ले कि उसका बेटा, पति या भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। डर के बावजूद उन्होंने हिम्मत जुटाई। खून के धब्बों की जो एक पतली सी लकीर बनी हुई थी, उसे देखते हुए वे सब आगे बढ़ रहे थे। वो निशान उन्हें धीरे धीरे जंगल में अंदर की ओर ले जा रहे थे। जैसे जैसे वे सब आगे बढ़ते गए, माहौल और ज्यादा भयावह होता चला गया। और जंगल के भीतर जाकर उन्होंने जो मंजर देखा वो इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप उठी। जंगल के अंदर पहुंचते ही जो दृश्य सामने आया उसने सबको भीतर तक हिलाकर रख दिया। वहां रवि कांत का शव पड़ा हुआ था। उसका सिर, चेहरा और शरीर का ऊपरी हिस्सा भारी पत्थरों से बुरी तरह कुचला हुआ था। चेहरा पूरी तरह बिगाड़ दिया गया था, इतना बुरा कि पहली नजर में पहचान पाना मुश्किल था। चेहरा विभत्स था, लग रहा था जानबूझकर पहचान मिटाने की कोशिश की गई थी। हालांकि कपड़े, शरीर की बनावट, पहनावा और हुलिये से घर वालों ने उसकी पहचान कर ली थी कि ये शव रविकांत का ही था। पत्नी रजनी भी साथ में ही थी। जैसे ही उसकी नजर शव पर पड़ी वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगी। पूरा परिवार सदमे में था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर रविकांत की हत्या यहां हुई थी तो उसकी पत्नी रजनी को इसकी जानकारी कैसे मिली, वो भी तब जब वो लगातार घर में ही मौजूद थी। न उसने रविकांत का पीछा किया, ना ही वो कभी शेरगढ़ के किले तक गई थी। फिर घर बैठे बैठे उसे ये सब कैसे पता चला? हमला, खून और यहां तक कि जगह का नाम। घर वाले इन्हीं सवालों में उलझे हुए थे कि तभी उन्होंने मौके पर एक और हैरान कर देने वाली चीज देखी। वो चीज थी रजनी का दुपट्टा। ये वही दुपट्टा था जो वो रोज पहनती थी। जांच करने पर साफ लग रहा था कि इस दुपट्टे से पहले रविकांत का गला घोंट कर मारा गया था। उसके बाद उसके सिर पर पत्थर या भारी चीज से वार किया गया था ताकि सिर पूरी तरह से कुचल जाए और उसकी पहचान न हो पाए। ये दृश्य जितना खौफनाक था
उतना ही उलझा हुआ भी था। सबसे बड़ा सवाल अब यही था कि रजनी का दुपट्टा उसके पति मृतक रविकांत के पास शेरगढ़ के किले में कैसे पहुंचा। आखिर 27 दिसंबर 2025 को जब रविकांत बाजार जाने के लिए घर से निकला होगा तो वो अपनी पत्नी का दुपट्टा अपने साथ लेकर तो गया नहीं रहा होगा। अगर कोई मफलर या गमछा होता तो बात समझ में भी आती, लेकिन किसी आदमी का अपनी बीवी का दुपट्टा साथ लेकर घूमना सामान्य बात नहीं है। इसी वजह से घर वाले और ज्यादा उलझन में पड़े हुए थे। उनके सामने दो बड़े सवाल खड़े थे। पहला ये कि रजनी का दुपट्टा घटना स्थल पर कैसे पहुंचा, और दूसरा ये कि रजनी को ये सब पहले से कैसे पता था। घर वाले इस सच्चाई को जानना चाहते थे। वो ये भी जानना चाहते थे कि उनके बेटे रविकांत का कत्ल किसने किया और क्यों किया। इन तमाम सवालों और आशंकाओं के बीच परिवार के लोगों ने स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही धौलपुर पुलिस मौके पर पहुंची। रविकांत की लाश एक गहरी खाई में पड़ी हुई थी। वो जगह बहुत ही गहराई में थी। इलाका खतरनाक था। नीचे उतरना आसान नहीं था। पुलिस ने किसी तरह खाई में उतरकर शव को बाहर निकाला। डेड बॉडी को रिकवर करने के बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 29 दिसंबर 2025 को लगभग दोपहर 3 बजे पीसीआर पर सूचना प्राप्त हुई कि शेरगढ़ किले के पीछे गड्ढे में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। डेड बॉडी के सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे, जिससे साफ प्रतीत हो रहा था कि उस पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया था। इसके बाद शव की पहचान कराई गई। पुलिस जांच में ये साफ हो गया कि ये डेड बॉडी दौनारी गांव निवासी रविकांत ठाकुर पुत्र सोरन सिंह का ही है। पहचान होते ही मामला और गंभीर हो गया। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलवा लिया। पुलिस और फॉरेंसिक की संयुक्त टीम ने घटनास्थल से जरूरी सबूत इकट्ठे किए। पुलिस ने खून के नमूने, पत्थर, दुपट्टा और आसपास से कई अहम सबूत जुटाए। जांच के दौरान पुलिस को कई तरह के साक्ष्य हाथ लगे। कुछ तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए थे। पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से रजनी और उससे जुड़े कई मोबाइल फोन के लोकेशन और सीडीआर यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाई। जब गांव और आसपास के लोगों से पुलिस पूछताछ में ये बात निकलकर सामने आई कि रविकांत के संपर्क में हाल के दिनों में कुछ संदिग्ध व्यक्ति थे। संदेह के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू किया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, तस्वीर साफ होने लगी। पुलिस को यह समझ में आया कि रविकांत, जो बाहर रहकर दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था और लंबे समय बाद गांव लौटता था, उसकी गैर मौजूदगी में घर के भीतर ही कुछ ऐसा भयानक पनप रहा था जिसकी उसे जरा सा भी भनक नहीं था। कुछ दिन पहले वो बंगलौर से अपने गांव लौटा था और शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी वापसी किसी को खटक रही थी। जांच में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पूरी घटना को अंजाम देने में रविकांत की पत्नी की अहम भूमिका सामने आई है। पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे ये खुलासा हुआ कि रविकांत की पत्नी ने अपने प्रेमी शाहरुख के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी। पुलिस के हाथ प्रेमी शाहरुख के खिलाफ ठोस सबूत मिलते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शाहरुख से सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने उसके सामने सबूत रखे तो उसने घटना को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि किस तरह योजना बनाई गई थी, कैसे रविकांत को शेरगढ़ के इलाके में ले जाया गया और वहां उसकी हत्या की गई। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार किया रहा था, जबकि पुलिस की छानबीन लगातार जारी थी। पुलिस हर पहलू को जोड़ने में लगी हुई थी। वो ये जानना चाहती थी कि आखिर रविकांत का कत्ल क्यों किया गया था। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, उनके सामने दो ऐसी बातें आई जिन्होंने पूरे मामले की दिशा बदल दी। पहली बात ये कि रजनी के ऊपर अचानक ऊपरी साया आने की कहानी, जिस तरह से उसने बिना किसी ठोस जानकारी की हत्या, खून और शेरगढ़ के किले की जगह बताए, वो किसी भी सामान्य संयोग से कहीं ज्यादा था। दूसरी बात ये कि मौकाए वारदात पर रजनी का दुपट्टा मिलना, जिससे रविकांत का गला घोंटा गया था। घर वाले और गांव के लोग भले ही एक बार ये मान ले कि कोई आत्मा का साया होगा, कोई दैवीय संकेत होगा,
लेकिन पुलिस ऐसा नहीं सोच सकती थी। पुलिस का काम विज्ञान और तर्क के आधार पर सच तक पहुंचना होता है। वो अंधविश्वास या अंधश्रद्धा के सहारे किसी हत्या की गुत्थी नहीं सुलझा सकती थी। ये मान लेना कि किसी आत्मा ने आकर रजनी को उसके पति की मौत की जगह बता दी, ये बात पुलिस के लिए अस्वीकार थी। अब पुलिस को लगने लगा कि रजनी को अपने पति की मौत की सच्चाई पहले से पता थी। शायद वो ये अच्छी तरह से जानती थी कि रविकांत को कहां मारा गया था। शायद वही जानती थी कि किसने मारा था। और सबसे अहम बात संभव है कि वही अपने किसी जानकार या करीबी कातिल को वो दुपट्टा देकर गई हो, जिससे पहले रविकांत का गला घोंटा गया और फिर उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की गई, जिससे ये शक धीरे धीरे गहरा होता चला गया। अब ये महज एक संयोग नहीं लग रहा था, बल्कि एक सोची समझी साजिश की तरह सामने आ रहा था। इन्हीं वजहों से पुलिस ने रजनी से औपचारिक पूछताछ करने का फैसला किया। हिरासत में लेने से पहले पुलिस ने रजनी के मोबाइल फोन की पूरी जानकारी जुटाई। उसकी CDR यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवा कर यह देखा गया कि पिछले कुछ दिनों में उसने किन किन नंबरों पर बात की थी, कितनी देर तक बात हुई थी और किन लोकेशनों से कॉल की गई थी। पुलिस को यकीन था कि अगर यह हत्या किसी साजिश का नतीजा है तो उसका पहला सुराग रजनी के फोन के भीतर ही छुपा होगा। पुलिस जब कॉल रिकॉर्ड देखकर आगे बढ़ी तो वो सचमुच सन्न रह गई। रजनी अपने पति रविकांत से नहीं बल्कि किसी और युवक से 5 से 6 घंटे लगातार मोबाइल पर बात कर रही थी। दिन के 24 घंटे में अगर कोई गृहिणी किसी एक व्यक्ति से इतनी लंबी बातचीत करे तो उस रिश्ते की गहराई अपने आप समझ में आ जाती है। अब यह साफ हो चुका था कि रविकांत की गैर हाजिरी में उसकी पत्नी रजनी किसी और युवक के साथ भावनात्मक ही नहीं बल्कि निजी तौर से भी जुड़ चुकी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि जिस युवक से रजनी की घंटों घंटों फोन पर लगातार बात होती थी, वो युवक सैंपो थाना क्षेत्र के गर्ग कॉलोनी का रहने वाला शाहरुख खान नाम का शख्स था। शाहरुख पेशे से एक ऑटो चालक था। रोजमर्रा की आवाजाही के दौरान ही रजनी और शाहरुख की मुलाकात हुई थी। शुरुआत में दोनों की बातचीत हुई, फिर दोस्ती बढ़ी और धीरे धीरे ये दोस्ती मुलाकातों में बदल गई। रविकांत जब बंगलौर में रहता था तब उसकी गैर मौजूदगी में दोनों का मिलना जुलना काफी बढ़ता चला गया। लेकिन ये बात ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकी। किसी न किसी माध्यम से रविकांत को अपनी पत्नी और शाहरुख के निजी रिश्ते की जानकारी मिल गई थी। उसने अपनी पत्नी को समझाने और रोकने की बहुत कोशिश की। उसने शाहरुख को भी साफ शब्दों में मना किया कि वो उसके घर ना आए। भले ही रविकांत ज्यादातर समय बंगलौर में रहता था, लेकिन जब जब वो गांव आया उसने रजनी के व्यवहार और उसके मोबाइल पर बार बार आने वाली कॉल्स को नोटिस किया। उसी दौरान उसने दोनों को चेतावनी दी और आगाह किया कि ये रिश्ता खत्म कर दिया जाए। लेकिन रविकांत की ये रोक टोक रजनी और शाहरुख को नागवार गुजरी। उनके लिए रविकांत अब एक रुकावट बन चुका था। इसी नाराजगी, डर और अपने रिश्ते को बचाने की जिद में रजनी और शाहरुख ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। ये तय हो गया कि अगर ये रास्ते का रोड़ा हटाना है तो फिर उसे हमेशा के लिए हटाना होगा। पुलिस ने जब कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाई तो दोनों के फोन की जांच किया तो ये साफ हो गया कि रजनी और शाहरुख के बीच असामान्य रूप से लंबी और लगातार बातचीत हो रही थी। और फिर इसी आधार पर पुलिस ने शाहरुख को हिरासत में ले लिया। शुरुआती पूछताछ में उसने टालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया और वो पूरी सच्चाई उगलने पर मजबूर हो गया। शाहरुख ने पुलिस को बताया कि पूरी योजना पहले से तय हो चुकी थी। रविकांत को शराब पिलाने और घूमने फिरने का झांसा दिया था। दावत और मौज मस्ती के बहाने वो उसे अपने साथ शेरगढ़ के किले तक ले गया। शाहरुख की रविकांत से जान पहचान भी किसी संयोग से नहीं बल्कि खुद रविकांत की पत्नी रजनी ने ही करवाई थी। बाद में रजनी ने अपने पति से ये कहकर बात संभाल ली थी कि अब शाहरुख का उसके घर आना जाना बंद हो गया है और उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। पुलिस के अनुसार हत्या से पहले रजनी ने शाहरुख को घर बुलाया, रात उसके साथ रुकी, उसके साथ संबंध बनाया और अगली सुबह रविकांत को शाहरुख के साथ बाइक से बाजार भेज दिया। रविकांत को इस साजिश की भनक तक नहीं थी। जब शाहरुख ने उसे शराब पीने का न्योता दिया
उसने शक नहीं किया। पत्नी की बातों पर भरोसा करके और दोस्ती के भरोसे वो उसके साथ घूमने के लिए तैयार हो गया। दोनों शेरगढ़ के किले के पास जंगलों में स्थित सुनसान इलाके में पहुंचे। वहां शाहरुख ने जानबूझकर रविकांत को ज्यादा शराब पिला दिया और फोन पर रजनी से बात करता रहा। आरोप है कि फोन पर रजनी ने कहा, फोन चालू रखना, मुझे उसकी चीख पुकार सुननी है। जैसे ही रविकांत शराब के नशे में धुत हो गया, शाहरुख ने मौके का फायदा उठाया। उसके पास पहले से ही रजनी का दिया हुआ दुपट्टा था। उसी दुपट्टे से उसने रविकांत का गला घोंट दिया। जब उसे लगा कि सिर्फ गला घोंटने से अगर लाश मिली तो पहचान हो सकती है, तो उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और रविकांत के सिर पर बेरमी से वार कर पूरी तरह कुचल दिया ताकि उसके लाश की पहचान ना हो सके। शाहरुख को पूरा भरोसा था कि ये राज कभी सामने नहीं आएगा। उसे लगा था कि जंगल, खाई और पत्थर सब कुछ सच्चाई को हमेशा के लिए दफना देंगे। लेकिन सच चाहे जितनी गहराई में छुपाया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। ये खौफनाक साजिश भी आखिरकार पुलिस की जांच के आगे टूट गई और रविकांत की हत्या का राज खुल गया। रविकांत की पत्नी रजनी और उसके प्रेमी शाहरुख के खिलाफ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत हत्या और सबूत के साथ छेड़छाड़ जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन दोनों को जेल भेज दिया गया। पुलिस पूछताछ में ऑटो ड्राइवर शाहरुख ने बताया, 1 साल पहले रजनी का पति बंगलौर जा रहा था, तो उसे छोड़ने के लिए वो भी गांव से धौलपुर रेलवे स्टेशन आई थी। पति को छोड़ने के बाद रजनी मेरे ऑटो में बैठकर अपने गांव तक गई थी। पहली मुलाकात के करीब 15 दिन बाद हम दोनों की दूसरी मुलाकात हुई। जब धौलपुर सामान लेने आए रजनी मेरे ऑटो में बैठकर अपने गांव गई थी। तभी रजनी ने मुझे अपना फोन नंबर दे दिया। तब से हम दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर रविकांत की हत्या रजनी ने अपने प्रेमी शाहरुख के साथ मिलकर करवाई थी, तो फिर उसे भूत प्रेत और आत्मा का साया वाला ये सारा नाटक करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस सवाल का जवाब धीरे धीरे पुलिस की समझ में आने लगी। रजनी दरअसल खुद को बहुत चालाक साबित करना चाहती थी। वो चाहती थी कि रविकांत की मौत का सच दुनिया के सामने आ जाए, लेकिन ये सच कभी सामने ना आए कि इस हत्या के पीछे वो और उसका प्रेमी शाहरुख है। इसीलिए वो आधी अधूरी बातें बता रही थी। जितनी जानकारी उसे प्रेमी शाहरुख से मिली थी, बाकी खाली जगहों को वो भूत प्रेत, आत्मा और सपनों की कहानी से भरने की कोशिश कर रही थी। उसका मकसद ये था कि लोग मौत को तो स्वीकार कर लें, लेकिन कातिल तक पहुंचने की दिशा में न सोचें। गांव के लोग और परिवार एक बार के लिए आत्मा साया जैसी बातों पर यकीन भी कर सकते थे, लेकिन पुलिस के लिए ये सिर्फ एक नाटक था। इस पूरी हरकत के पीछे एक और पहलू भी हो सकता है। संभव है कि रजनी के भीतर कहीं ना कहीं गिल्ट का भाव भी पनप रहा हो। रविकांत भले ही उसका प्रेम नहीं रहा हो, लेकिन वो एक बेगुनाह इंसान था। उसके साथ रजनी की कोई खुली दुश्मनी या रोज रोज की खून खराबे वाली लड़ाई नहीं थी। ऐसे में अपने पति की हत्या करवाने के बाद उसका मन अपराध बोध से भर गया हो और उसी अपराध बोध ने उसे इस तरह का व्यवहार करने पर मजबूर किया हो। हो सकता है ये भूत प्रेत का साया न होकर एक टूटा हुआ मन हो जो अपने किए का बोझ सहन नहीं कर पा रहा था। और ये भी हो सकता है कि ये सब सिर्फ सोची समझी एक चाल थी ताकि पुलिस को भ्रम में रखा जा सके। इस हरकत के पीछे कौन सी मानसिकता काम कर रही थी, ये तो जांच और पूरी तरह काउंसलिंग होने के बाद ही सब साफ हो पाएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।